पेपर में काफी ज्यादा आपको इसी चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था कि फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस इज द मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटीज। फाइनेंस तो लाइफ है, ब्लड है बिजनेस एक्टिविटीज का, ठीक है। जिया प्लीज डोर क्लोज कर दो। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि बिजनेस फाइनेंस के बिना आप बिजनेस एक्टिविटीज को अंडरटेक कर ही नहीं सकते हो, राइट। वंस वी आर क्लियर कि बिजनेस फाइनेंस क्या है, वो पैसा जो हमको चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, ये फाइनेंस क्या है, ये ब्लड है, ये लाइफ है हमारी बिजनेस का। और अब हमें क्या करना है शुरू कि अलग अलग सोर्सेस कौन से होते हैं, ठीक है, फाइनेंस के, कहां से हम लोग पैसा लाके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कैटेगरी से। तो पहली कैटेगरी है शेयर्स की। अच्छा, शेयर्स ना दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। आज सबसे पहले इक्विटी शेयर्स समझेंगे, उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर्स समझेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बिकॉज इक्विटी शेयर्स आप +1 में भी इसके बारे में पढ़ने वाले हो, +2 में भी पढ़ने वाले हो, रियल लाइफ में भी इक्विटी शेयर्स टॉपिक बहुत काम का है। आगे आप लोग बड़े होगे, आप लोग अर्न करोगे, फिर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो आपको शेयर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, कोई भी डाउट आए तो नोट करते जाना, उसके बाद में वो डाउट आपके जो है पूछ लूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे होते हैं, उनका नाम पहले तो क्या पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर। और ये इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स भी होते हैं, तभी यहां पर क्या लिखा है, ओनरशिप। ये ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दस कैपिटल रेज्ड बाय सच शेयर्स इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर क्या रिप्रेजेंट करती है, सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, क्या रिप्रेजेंट करती है, ओनरशिप, ठीक है। क्योंकि जिस इंसान ने किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को बाय कर लिया, वो इंसान चाहे 1% शेयर बाय किया हो, चाहे 10 शेयर बाय किया हो, चाहे 5 शेयर बाय किया हो, वो उतने परसेंटेज का ओनर बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या बन गया, ओनर। तो इक्विटी शेयर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओनरशिप एक कंपनी की। और 10 कैपिटल रेज्ड बाय इक्विटी शेयर्स इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल। एमसीक्यू में आएगा, कौन सी ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा फाइनेंस है, इक्विटी शेयर्स। याद रखना, भूलना मत, ठीक है। मैं साथ साथ सारे एमसीक्यूज करा दूंगी, भूलना मत, नोट करते जाना, ठीक है। विच सोर्स ऑफ फाइनेंस रिप्रेजेंट्स ओनरशिप, इक्विटी शेयर्स। अब आगे चलते हैं, ये इसके हैं 5 फीचर्स जो हमको 1 बाय 1 अब अंडरस्टैंड करने हैं। नंबर 1, दे आर नॉट गिवन फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बट आर पेड अकॉर्डिंग टू अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। लेकिन ये पॉइंट कराने से पहले डिविडेंड का मतलब समझाना पड़ेगा। कंपनी ने 10 करोड़ प्रॉफिट कमाया, ठीक है, ये कंपनी को प्रॉफिट आया, प्रॉफिट, रेवेन्यू, जो मर्जी समझ लो। अब प्रॉफिट बचा है 10 करोड़ रुपए का। अब 10 करोड़ रुपए में से वो पोर्शन जो हम शेयर होल्डर्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज डिविडेंड, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिवाइडेड अमंग्स द शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड, ठीक है। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम अपने शेयर होल्डर्स में बांटेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड। तो अब डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे दिया जाता है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी फिक्स्ड डिविडेंड नहीं दिया जाता। इसका मतलब कंपनी को अगर हुआ लॉस तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, कंपनी को अगर कम प्रॉफिट हुआ है तो कम डिविडेंड दे देंगे, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो हम ज्यादा डिविडेंड दे देंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मान लो कि कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है पैसा इन्वेस्ट करने की, तो कंपनी क्या करेगी, क्या कंपनी डिविडेंड दे देगी शेयर होल्डर्स को, नहीं। कंपनी पैसा अपने पास रखेगी ना, ताकि उस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए उनके पास पैसा हो, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, देखो इसको ध्यान से समझना। आपको ये समझ आना चाहिए कि डिविडेंड पेमेंट कंपलसरी नहीं है टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता है, कंपनी की मर्जी है, कंपनी की मर्जी है डिविडेंड देना है नहीं देना है, कम देना है ज्यादा देना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पहला फीचर क्या है, दे आर नॉट गिवन फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बट आर पेड अकॉर्डिंग टू द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की अर्निंग के हिसाब से इनको डिविडेंड जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट,
ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बता रही हूँ, नोट करना है कॉपी पे, अभी नोट कर लो। दे आर नोन एज रेजिडुअल ओनर्स। क्वेश्चन आएगा, हु आर नोन एज रेजिडुअल ओनर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नोन एज रेजिडुअल ओनर्स। ओके, हु आर नोन एज रेजिडुअल ओनर्स? Equity shareholders are known as residual owners. Since, why they are known as residual owners? Since they receive what is left after all other claims of the company's income have been settled. चलिए अब ये डिटेल में समझते हैं, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, कहानी की तरह समझो, ठीक है? हाँ जी, लो बैटरी, उसको वो कर दो ना, क्लिक कर दो, 1 मिनट, कुक प्लीज। तो अब हमारे पास क्या है, ये रेजिडुअल ओनर्स का मतलब क्या होता है? रेजिडुअल का मतलब समझते हो क्या है? कहानी की तरह समझो, एंजॉय करो आज के लेक्चर को। रेजिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा, ठीक है? बचा कुचा। जैसे कि मान लो हमारे घर में केक आया, ठीक है? तो हमारे जो मदर होते हैं वो बड़े सैक्रिफाइसिंग टाइप्स होते हैं, वो पहले सबको देंगे स्लाइस, अब एंड में कुछ बचेगा तो खुद खाएंगे, ठीक है? नहीं तो बोल देंगे तुम लोग खा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो एक ना एक मेंबर सबके घर में ऐसा होता है। अब ये रेजिडुअल ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स ना, बेचारे यही बचे कुचे वाले मेंबर है। अब क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट आया 10 करोड़ का, ठीक है? 10 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। अब सबसे पहले इसमें से क्या जाएगा, अगर कोई लोन लिया हुआ है ना, अगर कोई लोन लिया हुआ है तो पहले इसमें से चला जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है? इंटरेस्ट चला गया, चलो जी। उसके बाद भी अगर कोई क्रेडिटर वगैरह है जिसका क्लेम सेटल करना है तो वो पेमेंट भी चली जाएगी, वो भी चला गया। फिर उसके बाद जाएगा बेटा टैक्स, टैक्स भी चला गया, ठीक है? सारा कुछ चला गया। अब एंड में अगर कुछ पैसा बचा है तो वो किस में बांटा जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स में, ठीक है? समझ में आया ये? तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा हुआ है? रेजिडुअल ओनर्स, क्योंकि इनको सबसे लास्ट में पैसा दिया जाता है, ठीक है? सबसे लास्ट में, ये बात याद रखना। इवन की प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, दूसरे टाइप का जो शेयर बताया था मैंने आपको, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का भी डिविडेंड पहले दे देते हैं, फिर अगर कुछ बचता है तो वो किसके पास जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। चलो एक बार रिकैप लेते हैं। हमने आते ही क्या सीखा? इक्विटी शेयर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओनरशिप ऑफ द कंपनी। उसके बाद हमने सीखा इनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया जाता। उसके बाद हमने सीखा इनको और क्या बोलते हैं? रेजिडुअल ओनर्स। क्यों? क्योंकि इनके क्लेम सबसे लास्ट में सेटल किए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दे इंजॉय रिवॉर्ड एज वेल एज द रिस्क ऑफ ओनरशिप। बिल्कुल सही है, दे इंजॉय रिवॉर्ड एज वेल एज द रिस्क ऑफ ओनरशिप। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इनको डिविडेंड मिल जाएगा, कंपनी को लॉस होगा तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये रिस्क भी लेते हैं और रिवॉर्ड भी लेते हैं, ठीक है? अब एक और बात है यार, ये प्रेफरेंस शेयर्स के कंपैरेटिवली इनको ज्यादा रिवॉर्ड कैसे मिलता है मैं बताती हूँ। मान लो कि एक कंपनी है जिसको कि 10 करोड़ का, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है? इसलिए मुझे ज्यादा वो मत करना, मेरी हेल्प कर देना। अब 10 करोड़ में से लगा लो तुम, हमने फिक्स किया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ना एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। मान लो उनको 10% डिविडेंड जाना था, 10 करोड़ का 10% कितना हुआ? 10 लाख हो गया ना? तो 10 लाख हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बांट दिया, ठीक है? मैं यहां लिख देती हूं, 10 लाख किसके पास चला गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। अब कितना बचा? 1 करोड़, 10 करोड़ था ना? हाँ, 10 करोड़ में से कितना बचा? 1 करोड़ हो गया। कितने जीरो और डालूं? एक ही जीरो और डलेगा, एक जीरो और डाल देते हैं भाई, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, व्हाटएवर इट इज। सुख, फोकस। अब हमारा 1 करोड़ चला गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। कितने करोड़ बचे हैं हमारे पास? 9 करोड़। ये 9 करोड़ जो हैं ये किस में बांटे जाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटे जाएंगे। तो ये तो फायदा हो गया। फायदा हुआ कि नहीं? प्रेफरेंस वालों को तो कोई प्रॉफिट से मतलब ही नहीं है। प्रॉफिट चाहे जितना मर्जी हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, उन बेचारों को तो सिर्फ इतना फिक्स ही जाना था। लेकिन बाकी जो इतना सारा प्रॉफिट बचा है, अब ये किसके बीच में बांट दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में। तो ये क्या लिखा हुआ है? दे एंजॉय रिवॉर्ड एज वेल एज बियर द रिस्क ऑफ ओनरशिप, ठीक है? लेकिन यहीं पर बेटा अगर लॉस हो जाता तो भी हम जो अपना लोन पे इंटरेस्ट है वो देना बंद नहीं करते, तो भी हम कुछ डिले कर देते, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड भी देना पड़ता। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को लॉस के केस में कोई डिविडेंड नहीं मिलता। तो ये रिस्क भी बियर करते हैं, ये रिवॉर्ड भी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज डोर क्लोज कर दो बेटा।
देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से किसी ने कभी शेयर्स बाय किए? किसी के घर में किसी ने शेयर्स बाय किए हुए हैं? कौन सी कंपनी के शेयर्स बाय किए? टाटा। आपने? हाँ जी, ELF। तो आप लोगों ने जिस जिस रिस्पेक्टिव कंपनी के शेयर्स बाय किए हुए हैं, अगर कभी उनको कोई लॉस हुआ है तो क्या उन्होंने आप लोगों से पैसे मंगवाए कि हमारा लॉस हो गया, हमें आके पैसे दे दो? आपसे मंगवाए? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। मेरे पास भी शेयर्स पड़े हुए हैं। अब मैंने अगर एक, मान लीजिए रिलायंस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, रिलायंस कंपनी में मेरे पैसे लगे हुए हैं 50,000, ठीक है, 50,000 लगे हुए हैं। अब रिलायंस कंपनी को लॉस हो गया है, क्या रिलायंस कंपनी मुझे आके बोलेगी मुझे थोड़े से पैसे और दे दो, 50,000, 1 लाख रुपए और दे दो? नहीं बोलेगी, क्योंकि मेरे कितने डूबेंगे अगर पैसे डूबेंगे तो ये 50,000, इससे ज्यादा और कुछ नहीं डूब सकता। तो आपकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब डूबे भी थे, अभी पीछे अडानी कंपनी के हमने शेयर्स बाय किए हुए थे। इस साल जनवरी फरवरी में काफ़ी फ्लक्चुएशन आई उसके प्राइस में, तो हम दोनों डर गए, मी एंड माई हस्बैंड, वी बोथ गॉट स्कैर्ड, और हमने वो शेयर्स बेच दिए और हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है, अगर आप आज अडानी का प्राइस चेक करो, मान लो उस टाइम पे, मान लो हाइपोथेटिकल बता रही हूँ, उसका प्राइस मान लो कि 50 रुपये था, फिर लॉस हुआ, शेयर का प्राइस गिर गया, 10 रुपये हो गया, हमने शेयर्स बेच दिए, आज उसका प्राइस पता है कितना चल रहा है? 60 या 70। मैं हाइपोथेटिकल बता रही हूँ। कहने का मतलब अब अडानी के शेयर्स वापस से हाई प्राइस पे आ गए, यानी कि अब उसमें दोबारा क्या होने लग गया है? प्रॉफिट। तो आप शेयर मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करो तो सबसे प्रो टिप यही है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करो। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो कि इस कंपनी का प्राइस गिर गया, अरे मेरा तो जो बचा कुचा है वो भी पैसा डूब जाएगा, मैं इसी प्राइस पे बेच देता हूँ, तो आप अपना नुकसान करा रहे हो। उस टाइम धीरज रखो, टेंशन मत लो, उस टाइम को निकल जाने दो, 6, 7, 8 महीने, 1 साल बाद वो प्राइस फिर से क्या हो जाएगा? ज्यादा, ठीक है। तो ये था आपका, लायबिलिटी लिमिटेड है। अब शेयर होल्डर्स के पास क्या होते हैं? वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने रिलायंस की कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो मेरे पास वोटिंग राइट है, मैं बोल सकती हूँ, चाहे मैं 1% के लिए बोल सकती हूँ, बट मैं बोल सकती हूँ। सो दिस इज योर कि आपके पास क्या होता है? वोटिंग राइट। तो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आपको पता है जब भी जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको जैसे कभी भी कोई कंपनी मीटिंग करती है तो उनको बुलाती है वोटिंग के लिए, लेकिन शेयर होल्डर्स जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, तो इसीलिए उनके लिए ये मुश्किल नहीं हो पाता कि वो हर एक मीटिंग को अटेंड कर सके, बट उन्हें इन्वाइट जाता है, वो वहां जा सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये चीज आप सबको क्लियर है? राइट। सो आई होप दीज 5 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। एक बार दोबारा पूछ लेती हूँ, इक्विटी शेयर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओनरशिप ऑफ द कंपनी। उनको क्या नहीं मिलता? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। उनको क्या बोला जाता है? रेजिडुअल ओनर्स बोला जाता है। ये क्या क्या एंजॉय करते हैं? रिवॉर्ड एज वेल एज द रिस्क। इनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। और लास्ट में हमने क्या सीखा? इनके पास क्या होता है? वोटिंग राइट। वेल डन गाइस। अब आगे चलते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की तरफ।